अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एजुकेशनल पोलारिटी। कल हमने डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस की थी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैटर। मैटर के बारे में जो छानबीन होती है उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो मैटर जो है, अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर बेसिकली कहते हैं एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस इन हैविंग वेट। कोई भी चीज जो वजन रखे और जगह घेरे उसे हम मैटर कहते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म्स समझने वाले हैं। सबसे पहला मास, ठीक है, और उसके बाद वॉल्यूम। अगर हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर में दो चीजें होती हैं। एक होता है कि भाई मैटर में मास होता है। मास क्यों होता है? अगर कोई चीज वजन रखती है तो वजन किस वजह से रखती है? मास की वजह से रखती है। तो मास का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर इन सब्सटेंस। जो भी कोई चीज है उसमें जितना अमाउंट ऑफ मैटर होगा उसका उतना मास होगा, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम किसे कहते हैं? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बॉडी। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है। अब पेन को अगर हम तोलते हैं तो इसमें मास होगा। कितना मास होगा? जितना इसमें मैटर होगा। और उसके बाद अगर हम इसको हथेली पे रखते हैं तो वो क्या करेगी? वो जगह ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है। अब यहां पे जितनी ये जगह ऑक्यूपाई कर रही है उतनी जगह पे हम कोई चीज नहीं रख पा रहे। इसके ऊपर कोई चीज रखेंगे, इसकी साइड में कोई चीज रखेंगे, लेकिन जिस जगह पर ये मार्कर है उस जगह पे हम कोई चीज नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि मार्कर ने उतनी जगह ऑक्यूपाई की है। यानी मार्कर का उतना वॉल्यूम है। अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर में दो प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन सी? एक तो वो उसमें मास होता है और दूसरा वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी मास एंड वॉल्यूम। जिस चीज में मास एंड वॉल्यूम नहीं होगा वो मैटर नहीं होगी, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं। जिस तरह से स्टोन है, पत्थर जो होते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये बेसिकली सब एग्जांपल्स हैं मैटर के। अगर हम ये कहें कि दुनिया में, पूरी दुनिया जो है, पूरी कायनात जो है वो दो चीजों की बनी हुई है। एक है मैटर और दूसरी है एनर्जी। अब एनर्जी से क्या मुराद है? एनर्जी से मुराद है नॉन मैटर। एनर्जी जो है वो नॉन मैटर है। दोनों प्रॉपर्टीज नहीं होती, ना उसके पास मास होता है ना उसके पास वॉल्यूम होता है। जिस तरह से हम बात करें, लाइट है, लाइट में मास नहीं होता। क्यों? अगर मास होता, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मार्कर है, ये मार्कर अगर मैं आपको मारूं तो आपको चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि इसमें मास है, ठीक है, इसमें मास है, वजन है इसका। अगर मैं लाइट आपको मारता हूं, मतलब कि रोशनी जो है, मैं अगर आपको मारता हूं तो क्या होगा? आपको चोट लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें मास नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें साउंड की, तो साउंड में भी मास नहीं होता। और उसके अलावा ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो हमारे मोबाइल फोन में सिग्नल्स वगैरह आते हैं, जो टेलीविजन पे सिग्नल्स वगैरह आते हैं, तो उनमें भी ना मास होता है ना वो, और ना उनमें वॉल्यूम होता है, ना वो जगह ऑक्यूपाई करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैटर और नॉन मैटर यानी एनर्जी की पूरी कायनात बनी हुई है। कायनात में दो चीजें हैं, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। अच्छा, अगर हम मैटर को क्लासिफाई करें तो मैटर को दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरी है केमिकल क्लासिफिकेशन या मैटर के कंपोजिशन के लिहाज से क्लासिफिकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम आते हैं तो मैटर की 5 स्टेट्स हैं। कितनी? 5।
सबसे पहले सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस, उसके बाद प्लाज्मा और उसके बाद बीईसी, इसे हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये 5 स्टेट्स हैं मैटर की और ये डिफरेंट है एक दूसरे से इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से ये पांचों चीजें आपस में डिफरेंस रखती हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं सॉलिड क्या है। अब सॉलिड जो भी चीज होगी उसको डेफिनेट शेप होगी और डेफिनेट वॉल्यूम होगा। अब डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल इसी मार्कर का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम इसका वजन करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो इसकी एक खास शेप है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको किसी और जगह पे रखा, तो क्या इसकी शेप में तब्दीली आई? नहीं। इसको हमने जग में रख दिया तो इसकी शेप में तब्दीली आई? नहीं। अच्छा, हमने इसको हाथ पे रखा तो उसने कितनी जगह ऑक्यूपाई की? अगर हम इसको किसी चेयर पे रखते हैं तो ये कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगी? उतनी ही करेगी जितनी इसने हाथ पे ऑक्यूपाई किया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं तो इसकी ना शक्ल चेंज होती है और ना ही इसका वॉल्यूम चेंज होता है, यानी फिक्स्ड है। वॉल्यूम भी फिक्स्ड है और शेप भी फिक्स्ड है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि सॉलिड में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो उसकी शेप डेफिनेट होती है और दूसरा उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। अच्छा, डेफिनेट क्यों होता है? रीजन ये है कि सारी जितना भी मैटर है वो बना हुआ है मॉलिक्यूल्स का और एटम्स या मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल इनको कंसीडर करें कि ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनके बीच में एक फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये ऐसा फोर्स है जो एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में मिले हुए हैं, यानी यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है और ये जो मॉलिक्यूल हैं वो पैक्ड हैं, एक सीक्वेंस में भी है और उसके साथ ये पैक्ड हैं। तो पैक्ड होने की वजह से इसकी एक खास शेप बनती है और इनका खास वॉल्यूम बनता है। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लें, जिस तरह से स्टोन हो गया, चेयर हो गई, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसके अलावा बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। चलिए अब बात करते हैं लिक्विड पे। लिक्विड इज द सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर। अब लिक्विड में क्या है? डेफिनेट शेप नहीं होती और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब हमने कहा था कि शेप बेसिकली इसकी शेप है, इसकी शेप डेफिनेट है। हमने लिया ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, अब पानी को हमने क्या किया, जग में डाला, तो उसका अमाउंट कितना होगा जग में? जितना गिलास में था उतना, लेकिन उसकी शक्ल कैसी होगी? जग जैसी, क्योंकि वो नीचे जो है वो आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा, यानी शक्ल पहले गिलास जैसी थी लेकिन उसके बाद किस जैसी आ गई? जग जैसी आ गई। तो हमने क्या किया, हमने अगर हम इसे गौर से देखें तो उसका जो वॉल्यूम था वो सेम रहा, जो अमाउंट था वो सेम रहा, लेकिन उसकी जो शक्ल थी पहले ग्लास जैसी थी और फिर जग जैसी हो गई। तो इस लिहाज से हम कहेंगे कि भाई इसके पास जो है वो डेफिनेट शेप नहीं है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम है। सर डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है और डेफिनेट शेप क्यों नहीं है? इसके दो रीजंस हैं। सबसे पहले तो हमने डिस्कस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसके अपोजिट एक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो एटम्स के मूवमेंट से पैदा होती है और एटम्स में मूवमेंट कराती है। अब यहां पे अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, जबकि गैस जो लिक्विड है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है और उतने ही
काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम कहें कि भाई जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी काइनेटिक एनर्जी। तो इस लिहाज से इसमें एक सीक्वेंस होती है, अट्रैक्शन होती है, लेकिन तब तक अट्रैक्शन होती है जब तक वो किसी कंटेनर में रहे, जब तक वो जग में रहे, जब तक वो ग्लास में रहे। अगर हम उससे निकाल देंगे तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, यानी उसकी शेप नहीं बनेगी। हाँ, वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम सेम होगा, लेकिन शेप जो है वो नहीं होगी। तो कौन से एग्जांपल हैं इसके? जिस तरह से मिल्क है, जिस तरह से वाटर है, ब्लड है, कोल्ड ड्रिंक है, तो ये सारे जो है वो लिक्विड के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं थर्ड स्टेट, जिसे हम कहते हैं गैस। अब गैस क्या है? सबसे पहली चीज कि गैस वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसको आप फील कर सकते हो, देख नहीं सकते। सर क्यों? क्योंकि उसकी कोई शेप नहीं होती, ना ही उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्यों नहीं होता? हमने डिस्कस की काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? मॉलिक्यूल्स में, गैस के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस वजह से उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। सो ये आपस में टकराते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है। तो इस वजह से वो मॉलिक्यूल जो है वो आपस में मिले हुए नहीं होते। मिले हुए ना होने की वजह से क्या होता है, इनमें दूरी होती है, और दूरी होने की वजह से इनकी कोई शेप नहीं बनती, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम बनता है। वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब कौन सी एग्जांपल्स? जिस तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे पास एक गैस है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई, ये सारे एग्जांपल्स हैं गैस के। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और किस्म की स्टेट है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा स्टेट जो है, ये कौन सी स्टेट है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गैस है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक गैस है ये वाली, ठीक है। हमने क्या किया, इसको टेम्परेचर दिया। क्या दिया? टेम्परेचर। जब इसे हमने टेम्परेचर दिया तो क्या हो गई, ये एक्साइटेड हो गई, और उसके बाद इसको हमने इतना टेम्परेचर दिया कि ये गैस हो गई आयोनाइज्ड। क्या हो गई? आयोनाइज्ड। गैस को अगर हम एक्साइट करते हैं, हीट देते हैं, तो हीट देने से क्या होगा? हीट देने से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी, ठीक है। अगर अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी, अब यहां पे क्या हो गया, ये एक पॉजिटिव आयन है और ये एक नेगेटिव आयन है, और यहां पे एनर्जी जो होगी वो हाई अमाउंट में होगी, क्योंकि अगर हम इसे लो करेंगे तो ये वापस इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो जब इस फॉर्म में कोई स्टेट हो तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। मतलब कि वो स्टेट जिसमें गैस आयोनाइज्ड फॉर्म में हो, वहां पे इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हो और गैस का आयन भी मौजूद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। और यहां पर हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी गैस से भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो प्लाज्मा में होगी। गैस है, इस यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एक एटम है। हमने क्या की, इसको टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर देने से क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गया। अब रिमूव जब हो गया तो हमारे पास क्या बचा? एक तो प्रोटॉन बचा और उसके साथ साथ यहां पे इलेक्ट्रॉन रहा, निकल गया लेकिन यहीं पे है। तो इसे हम क्या कहेंगे? दैट इज प्लाज्मा स्टेट। बात समझ आ गई? अब कोई भी गैस हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, हीलियम हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, लेकिन जब उसको हम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दें, टेम्परेचर दें, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे और उस फॉर्म में रहे कि एटम भी मौजूद हो और आयन भी मौजूद हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा स्टेट कहेंगे। चले, अब हमारे पास है लास्ट स्टेट, जिसे हम कहते हैं बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अच्छा, इसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं कि दुनिया जो हमारी कायनात है
99.9% या 8% पूरी की पूरी प्लाज्मा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको स्टार्स मिलेंगे। ये स्टार्स जो होते हैं इनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जिस तरह से सन है, सन भी एक किस्म का स्टार है, तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और जब टेम्परेचर हाई होता है तो वहां के इर्द गिर्द जितनी भी गैसेस होती हैं वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होती हैं। तो वहां पे क्या बनती है? प्लाज्मा स्टेट बनती है। लास्ट स्टेट जिसे हम कहते हैं बीईसी। अब बीईसी क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एटम्स हैं, ठीक है? कितने एटम्स हैं? दो एटम्स हैं। अब दोनों एटम्स हमने रखे हुए हैं यहां पे और दोनों एटम्स मिले हुए हैं। हमने क्या किया है? इसका टेम्परेचर कम करेंगे। क्या करेंगे? टेम्परेचर कम करेंगे। अब टेम्परेचर जो होता है वो होता है फॉर एग्जांपल हमारे पास 273 केल्विन। क्या? 273 केल्विन के बराबर होता है 0 सेल्सियस के। कितने? 0 सेल्सियस। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमने क्या किया? कम किया टेम्परेचर। कितना कम किया? 0 केल्विन तक। कितना? 0 केल्विन। और जो कि बना -273 सेल्सियस। ठीक है? अब इतना अमाउंट, अगर इतना टेम्परेचर हम कम कर देंगे तो क्या होगा? पानी का हम टेम्परेचर कम करते हैं तो क्या होता है? बर्फ बन जाती है, सॉलिड बन जाता है। और कम करते जाएं करते जाएं करते जाएं, कितना कम करें? -273 केल्विन तक करें तो क्या होगा? होगा ये बर्फ से भी काम आगे चला जाएगा। होगा ये, जो बर्फ होती है उनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, लेकिन जब -273 केल्विन तक सेल्सियस तक हम चले जाएंगे, इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट जीरो। क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट जीरो। अब यहां पर अगर हम आ गए, यहां पर टेम्परेचर अगर आ गया तो सारे मोशंस जो होंगे, ट्रांजिशन मोशन हो गया, सर्कुलेटरी मोशन हो गया, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो गई, ये सारे मोशंस जो होंगे, सारी ट्रांजिशंस जो होंगी, सारी वाइब्रेशंस जो होंगी, वो ब्लॉक हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। मतलब कि वो जो एटम होगा वो बिल्कुल जीरो मूवमेंट के साथ, जीरो मोशन के साथ मौजूद होगा। मतलब उसमें किसी भी किस्म का मोशन नहीं होगा। अब यहां पर सॉलिड में वाइब्रेशनल मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है? वाइब्रेशनल मोशन होता है। लिक्विड में जो मोशन होता है मॉलिक्यूल्स में, ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहते हैं। लिक्विड में जो मोशन होता है उसे हम कहते हैं स्लाइटरी मोशन। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं। अच्छा, यहां पर जो मोशन होता है उसे हम कहते हैं रैंडम मोशन, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और मूव करते रहते हैं। ठीक है? यहां पर भी इस किस्म का, प्लाज्मा में भी इस किस्म का ही मोशन होता है जैसा इसमें होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या होगा? इसमें किसी भी किस्म का मोशन नहीं होगा। मोशनलेस लेस सब्सटेंस, मोशनलेस सब्सटेंस बन जाएगा। इसको हम कहेंगे दैट इज बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पांचों स्टेट्स जो होती हैं वो इंटर कन्वर्टेबल हैं। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब क्या है? सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को प्लाज्मा में, ठीक है? और सॉलिड को बीईसी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ आ गई? जिस तरह से पानी है, पानी को आपने लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड को आपने गैस में कन्वर्ट किया, ठीक है? अब गैस को ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा? वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। जो स्टीम बनेगी पानी की, उसको आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया तो वो क्या बन जाएगी? वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये पांचों स्टेट्स जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं किस चीज पे? टेम्परेचर पे। ठीक है? टेम्परेचर के लिहाज से वो स्टेट से दूसरी स्टेट में और दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट में कन्वर्ट
होती रहती हैं। सो दैट इज मैटर के बारे में पढ़ा हमने, नॉन मैटर के बारे में पढ़ा हमने, फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी, फिजिकल क्लासिफिकेशन में 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा। 5 स्टेट ऑफ मैटर में हमने हर स्टेट की डेफिनेशन और एग्जांपल पढ़ा, और आखिर में हमने ये सीखा कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में और दूसरी स्टेट तीसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। बात क्लियर हो गई?